जो अपन ने सड़क परिवहन वाला जो चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें किसी के कुछ रह गया हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो वो बताओ पहले तो, फिर स्टार्ट करते हैं रेल परिवहन को। ओके करिश्मा, तो आप बताओ बीओटी की फुल फॉर्म क्या होती है बिना देखे? बोट, बीओटी, बोट क्या होता है? क्या होता है क्या ये? किसको चलाओ? किसको चलाओ? बसों को? राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे चलेंगे बताओ, चलो अब सोचो एक बार, राष्ट्रीय राजमार्गों को लोग कैसे चलाएंगे? बेटा निजी क्षेत्र में अपने जो सड़क मार्ग थे, उन सड़क मार्ग जो थे उनके दबाव को कम करने के लिए, और देश के ऊपर जो या सरकार के ऊपर जो आर्थिक भार था, उस आर्थिक भार को कम करने के लिए इन सड़क मार्गों का निर्माण कार्य जो था वो निजी क्षेत्रों को दे दिया गया, और उनको कहा गया कि जब तक आप जितना पैसा आप लगाते हो उतना आप वसूल करो, तब तक तो आप क्या करो, इन सड़कों से जैसे टोल के रूप में आप वसूल कर सकते हो, या उसी रूप में, और जिस दिन आप फ्री हो जाओ उस दिन सरकार को हस्तांतरित कर दो, यानी सरकार के अधीन कर दो इनको, क्योंकि परमानेंट तो आप रख नहीं सकते इनको। तो पहले तो आप क्या करो, ऐसी नई रोडें बनवाओ, और नई रोडें बनवा के आपके पैसे वसूल करो, और वसूल करने के बाद चलाओ का मतलब होता है वसूल करो, और उसके बाद में सरकार को हस्तांतरित कर दो, सरकार के सुपुर्द कर दो उसको। तो ये बोट परियोजना थी, बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी निजी हाथों, निजी व्यक्तियों द्वारा सड़कों का निर्माण करना, उनको यूज करना, उनका उपयोग करना, और उसको सरकार को फिर लास्ट में हस्तांतरित यानी सरकार के सुपुर्द कर देना, तो वो थी बोट परियोजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दोनों कुछ ही बता देना बेटा, सबसे ज्यादा अपने भारत में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सड़कों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो वो कौन सी सड़कों का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी है? एनएच है, एस एनएच है, एसएच है, एमडीआर है, रूरल सड़क है, कौन सी है? हाँ बताओ बेटा। ग्रामीण सड़कें 80% है, उसके बाद में जो एक डिस्ट्रिक्ट को, एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने वाली जो सड़कें, वो कितनी, 14% है। स्टेट हाईवेज, एक राज्य राजधानी जो होता है उसको अन्य जिलों के साथ जोड़ने वाली जो सड़कें, वो 4% है। और नेशनल हाईवे जो है वो 1.7% है। और लास्ट में 0.3% जो सड़कें हैं वो कैसी है, सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर के सारे सारे बनाए जाने वाली सड़कों का प्रतिशत था ये। तो ये अपने सड़क परिवहन था। आज हम स्टार्ट करते हैं रेल परिवहन। भारत में रेलों का विकास कब से प्रारंभ हुआ, कब रेल चलाई गई, वर्तमान में किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में हमारा जो संचालन है, रेलवे संचालन, वो हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रेल परिवहन। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है, देश का यानी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा परिवहन के रूप में काम में आने वाला जो परिवहन मार्ग है वो है रेल परिवहन। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस सभी क्षेत्रों के विकास में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किस क्षेत्र का? परिवहन जो है, रेल परिवहन का। अपन कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल को लाने में, तैयार माल को पहुंचाने में, और व्यापार की दृष्टि से भी माल का आदान प्रदान करने में, सभी जगह इस रेल परिवहन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा कारण, सड़क परिवहन से थोड़ा सस्ता पड़ता है, इस वजह से इसका यूज भी ज्यादा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए,
ज़्यादा भारी वस्तुओं को का आदान-प्रदान करने के लिए, उन सब के लिए क्या है इसका आदान-प्रदान जो होता है रेलवे का, तो उ सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला। और इसके बाद में अगर बात करें, जो अपन वायु परिवहन, तो वो क्या है, खर्चीला परिवहन है, महँगा है, इसलिए हर आदमी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, हर आदमी उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो रेल मार्ग है, वो सबसे ज़्यादा परिवहन परिवहन के रूप में रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। रेल परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था और भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने और उसे बनाए रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी लोगों के रूप में अपन देखते हैं कि रेलवे स्टेशन, रेलवे के माध्यम से इतने लोग परिवहन करते हैं, माल का आदान-प्रदान करते हैं, व्यापारिक दृष्टि से, चाहे औद्योगिक दृष्टि से, हर प्रकार से अपन देखते हैं। तो ये हर प्रकार से क्या करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था और भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता। अभी भौगोलिक और सांस्कृतिक यानी अलग-अलग स्टेट के व्यक्ति एक जगह मिलते हैं, अपनी संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है, वहाँ के भौगोलिक, वहाँ के कल्चर के बारे में अपन जानते हैं, तो उन चीज़ों का भी आदान-प्रदान इसके माध्यम से होता है। जब हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, अदर स्टेट वालों के, अ, दूसरी संस्कृति वालों के, तो उसका भी प्रभाव दूसरी संस्कृति के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रेलवे है, वो रेलवे केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक के साथ-साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में, क्योंकि इसमें भगदड़ नहीं होती है। जैसे बसों के अंदर कई बार अपन देखते हैं भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें भी होती है होने को, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। फिर भी ये उसकी अपेक्षा काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो इस कारण से रेलवे का महत्व ज़्यादा है। तो भारत में जो रेलों के विकास की अगर बात करें, तो विश्व की इस भारत से पहले अपन बात करें विश्व की, तो विश्व में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी स्टार्ट की गई थी, वो 1825 में स्टार्ट की गई थी इंग्लैंड में। रेलवे का जो विकास हुआ था विश्व में, वो इंग्लैंड से प्रारंभ है 1825 में, और भारत में 16 अप्रैल, अंडरलाइन कर लेना इसको, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन बिछाई गई और उस पे रेलवे का संचालन किया गया था 1853 में। 1857, 53 के जस्ट 4 साल बाद देश के अंदर अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने और विदेशी आक्रमणों में मदद पहुंचाने तथा इंग्लैंड के हितों को, यानी अपने स्वयं के देश, यानी इंग्लैंड जो था वो स्वयं के देश के हितों को साधने के लिए रेल मार्गों का और ज्यादा विकास किया गया। उसका कारण था कि ये जल्दी क्या चाहते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार चाहते थे, अपने माल का आदान प्रदान जल्दी। तो इस रूप में अपने इंग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा कमा कर देने के लिए इन्होंने क्या किया, रेल मार्गों का ज्यादा विकास किया, ताकि रेल मार्गों के माध्यम से ये इनके माल को आसानी से भारत के हर कोने तक पहुंचा सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, रेलवे का विकास ज्यादा किया। विशाल रेल मार्ग के साथ, विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। यानी एशिया में तो पहले नंबर पर और विश्व में दूसरे नंबर पर हमारी जो रेल प्रणाली है, रेल मार्ग जो है, वो संपूर्ण विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, और एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो पहले नंबर पे आती है। 31 मार्च 2015 के अनुसार, या 2015 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेलवे के पास 10,822 तो इंजन है जो रेलों को संचालित करते हैं, जिनमें से 43 भाप इंजन, 5,714 डीजल इंजन और 5,065 विद्युत इंजन। आज धीरे धीरे इन भाप इंजन और डीजल इंजनों को कम करके उनके स्थान पर विद्युत इंजनों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। ये कब के आंकड़े, 2015 के, लेकिन उसके बाद में पिछले 6 वर्षों में कितना परिवर्तन हुआ, वो आंकड़े भी अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो अपने पास जो 2015 के आंकड़े, उनके अनुसार 50% जो है, 10,822 में से अगर मान के चले कि कुछ परसेंट, 49% इसका मान लो, 49 डीजल इंजन थे, और कुछ परसेंट में, 1% में क्या थे, 1 या 2% में भाप के इंजन मानते हैं। तो ये विद्युत इंजन धीरे धीरे इसका विकास अभी वर्तमान में ज्यादा किया जा रहा है। जैसे अपन बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में इसका केवल एक ही लाइन थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में भी इसका संचालन हो चुका है विद्युत इंजनों का। देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या, हमारे देश में जो टोटल जो रेलवे स्टेशन थे वो 7,112 थे 2015 में। भारतीय रेलवे में 13.26 लाख श्रमिकों को, 2015 के आंकड़े हैं कि जो अपना रेलवे है, वो रेलवे क्या है, 13.5 लाख के लगभग लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से देश के विकास में इसका कितना योगदान है, ये अपन समझ सकते हैं। तो ये तो बेसिक आंकड़े हो गए। उसके बाद में रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था, रेलों का संचालन कैसे होता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, वो अपन इसमें देखते हैं। रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था,
भारतीय रेलवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सन 1949 जब देश आजाद हुआ, उसके जस्ट बाद में देश में 9 राजकीय और 28 देशी रियासतों की रेल चलती थी। देशी रियासतें यानी राजा राजा महाराजाओं द्वारा भी रेलों का संचालन किया जाता था। तो 9 तो राजकीय यानी 9 तो सरकारी और 28 देशी रियासतों की रेलें कब चलती थी? 1949 1949 में, जिनका 1950 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण, सभी को सरकार के अधीन, सरकार के सुपुर्द कर राष्ट्रीयकरण कर 8 रेल मंडलों का निर्माण किया गया, जो इनका संचालन करते थे। यानी 28 और 9 जो थे उनको कंबाइंड करके और 8 रेल मंडल बनाए गए। कब बनाए गए? 1950 में। 1966 में अधिनियम यानी एक कानून द्वारा 9 रेल मंडलों को, इस 8 को क्या कर दिया गया? 9 रेल मंडलों में विभाजित कर दिया गया, एक अधिनियम द्वारा, एक कानून द्वारा। भारतीय रेल निरंतर प्रगति पथ पर क्या है? भारतीय रेल 1950 यानी 1950 से लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और रेल मार्गों का जाल निरंतर लगातार सघन होता जा रहा है, जिसको बढ़ाते जा रहे हैं अपन, जिसके कारण यात्रियों और माल का आवागमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मंडलों के पुनर्गठन की आवश्यकता। कई बार क्या होता है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी, जब जो रेल मंडल 9 है, उन 9 के स्थान पर आज वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारे पास 16 रेल मंडल हो चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग रेल मंडलों की आवश्यकता, उसको नियंत्रित करने के लिए रेल मंडल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसके कारण यात्री और माल का आवागमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मंडलों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई और 1 अप्रैल 2003 से हमारे पास कितने? 16 कुल रेल मंडल कार्य कर रहे हैं। और इस रेल मंडलों का काम क्या होता है? इनके अधीन जहाँ जहाँ की रेलवे प्रणाली होती है उस रेल प्रणाली के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, रे, जो रेलों का संचालन है वो सफलतम हो सके, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, उसका कार्य, संपूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं मंडलों की होती है। तो अपने संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2003 से 16 रेल मंडल कार्य कर रहे हैं। ये कुछ नाम भी दिए हुए, अभी 16 की जगह वर्तमान में 17 कर दिए, क्योंकि जो जयपुर वाला था वो जयपुर वाला पहले नहीं था, उत्तर पश्चिमी रेलवे वाला। तो इसमें 16 रेल मंडलों के नाम दिए हुए सारणी में आपको दिख रहे होंगे। उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली से इसका नियंत्रण होता है। पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर गोरखपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, मालेगांव गुवाहाटी असम में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिणी पूर्वी रेलवे, ये भी कोलकाता में, तो कोलकाता में 2 रेल मंडल है। पूर्वी मध्य रेलवे, ये हाजीपुर। पूर्वी तटवर्ती तट यानी समुद्र किनारे वाला भुवनेश्वर उड़ीसा वाला। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे जो है वो बिलासपुर। मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, चर्च गेट मुंबई, जबलपुर, चेन्नई, सिकंदरा, हुबली और कोलकाता। ये 17 रेल मंडल हमारे यहाँ वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो रेलों का संचालन करते हैं संपूर्ण भारत के अंदर। 25 दिसंबर 2010 को जोन की घोषणा की गई थी। इनकी घोषणा 25 दिसंबर 2010 में 17 रेल मंडलों की घोषणा। इसके अंतर्गत एक ही जोन डिवीजन है। अभी जोन डिवीजन क्या है? इन सब के ऊपर भी नियंत्रण करने के लिए एक और जोन डिवीजन बनाया गया है, जो सभी रेल मंडलों जो है उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखता है। तो ये तो हमारी व्यवस्था है, जिससे प्रशासकीय व्यवस्था बोल सकते हैं अपन, या रेलों को संचालित करने की व्यवस्था अपन बोल सकते हैं। भारतीय रेल मार्ग का वितरण। अब रेल मार्गों को किस रूप में बांट रखा है? तो भारतीय रेल का वितरण असमान है, सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है, ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो रेल मार्गों का जो वितरण है, तो भारतीय रेल का वितरण असमान है। कहीं दूर दूर तक रेल मार्ग दिखाई नहीं देते, तो कई इस रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। तो यही तो असमानता है, यही तो असमान वितरण है कि कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर रेल मार्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। जैसे अपन बात करें कि सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र भारत में कौन सा है? भारत में सघन रेल मार्गों का क्षेत्र जो है, भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर से कोलकाता के मध्य। अब अमृतसर पंजाब और कोलकाता पश्चिम बंगाल, तो अमृतसर से कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। टोटल जो रेल मार्ग है उसका भी आधा हिस्सा तो उत्तर भारत के अंदर स्थित है। और इस इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। तो ये कहाँ से? अमृतसर यानी पंजाब से लेकर के किस क्षेत्र को जोड़ता है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। सघन रेल मार्ग, सबसे ज्यादा रेल मार्गों का जाल इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। दूसरा अपन बात करें दक्षिणी भारत से रेल मार्गों का वितरण। दक्षिणी भारत में रेल मार्गों का वितरण फैलाव कितना है? तो पटारी और विषम सतह होने से, विषम का अर्थ उबड़ खाबड़ सतह होने के कारण
रेल मार्गों का समुचित विकास नहीं हो पाया। दक्षिणी भारत में रेल मार्गों का वितरण जो है वो कैसा है, पठारी। क्या बात, क्या बोल रहे हो बेटा? कोई बात नहीं, नोट कर लो, नोट कर लो, तो नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। दक्षिणी भारत से रेल मार्ग का वितरण दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में क्या है, एक तो पठारी और विषम सतह वाला होने से रेल मार्गों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इस लाइन को इसलिए नहीं दिया होगा कि इसमें ज्यादा रेलवे विकास नहीं हुआ है दक्षिण भारत में, तो इसको वैसे ही नोट कर लो। दक्षिणी भारत में रेल मार्गों का पटारी और विषम धरातल होने के कारण वहां पर रेलों का पर्याप्त मात्रा में या पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है। तीसरा है विरल। विरल का अर्थ क्या होता है, बहुत कम। तो विरल रेल मार्गों वाला क्षेत्र, जैसे कि अपन बात करें पश्चिमी राजस्थान, हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उस रेगिस्तानी क्षेत्र में भी रेलवे का विकास, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत कम रहती है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का अपन कारण जान पता कर सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर भी रेलों का विकास कम हुआ है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी रेल मार्गों का विकास भी इन क्षेत्रों, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर भी रेलों का विकास कम हुआ है, तो यहाँ पर विरल रेल क्षेत्र है। तो अपन उत्तर भारत, दक्षिणी भारत और ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम रेल विकास हुआ है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया। हिमालय क्षेत्र में जितने भी स्टेट आते हैं, उन सभी स्टेट की बात कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र के स्टेट। और उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व, असम वाला जो पार्ट है, तो असम वाले क्षेत्र में भी क्या हुआ है, कम रेल मार्गों का विकास हुआ है। किसके कारण, क्योंकि वहाँ धरातल जो है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण रेलों का विकास काफी कम मात्रा में हुआ है वहां पर। भारतीय रेल का तेजी से क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। आधुनिकीकरण का अर्थ है वर्तमान समय में रेलवे जो है वो लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों को, अब ये भारतीय रेलवे जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं को अपन अलग अलग देखते हैं। तो पहला है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री ने 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, ये दिल्ली में स्थित है, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली से रवाना किया, जो आगरा कैंट तक 187 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, 187 किलोमीटर 100 मिनट में दूरी तय की। किसने, गतिमान, नाम ही गतिमान है उसका, इतनी तीव्र गति के साथ कि 100 मिनट में कितनी दूरी तय की उसने, 187 किलोमीटर की दूरी तय की। 12,049 और 12,050 ये गाड़ी के नंबर है, रेलवे इंजन के नंबर है। रेलगाड़ी देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। हाई स्पीड ट्रेन है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाली, जिसको नाम दिया हुआ गतिमान एक्सप्रेस। इस रेलगाड़ी में सुरक्षा के साथ साथ परिचायिका भी होगी। परिचायिका होती है कंडक्टर। वाईफाई के साथ आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगी। तो ये कब की बात है, 2016, लेकिन ये वर्तमान में संचालित हो चुकी है। तो इसका रेल मंत्री ने स्टार्टिंग में शुरुआत उस समय ट्रायल किया था 2016 में, और वर्तमान में संचालन भी हो रही है। तो 100 मिनट के अंदर 187 अपने सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेल, जिसको क्या नाम दिया है, गतिमान एक्सप्रेस। दूसरी है शान ए पंजाब एक्सप्रेस। ये शान ए पंजाब एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये रेल अमृतसर से दिल्ली के, अमृतसर और दिल्ली को आपस में जोड़ती है, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 को हुआ, और इसके सभी 21 कोचों में सीसीटीवी कैमरे होंगे। इसकी क्या विशेषता है शान ए पंजाब की, इसके जितने भी कोच होंगे, प्रत्येक कोच के अंदर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से इसमें यात्री सुरक्षित होंगे, और सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है शान ए पंजाब एक्सप्रेस। नेक्स्ट है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर जो है देश की सबसे लंबी दूरी 3,729 किलोमीटर तय करने वाली, जो कन्याकुमारी से किसको जोड़ती है, जम्मू तवी, कन्याकुमारी से श्रीनगर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। यानी उत्तर भारत से दक्षिणी भारत को जोड़ती है कौन सी, हिमसागर एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, 3,729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुछ विशेष ट्रेनें, टेलगो ट्रेन, दो मार्गों पर टेलगो ट्रेन चलाने की योजना, सरकार ने दो मार्गों पर कुछ विशेष स्पेशल ट्रेनें, इसमें पहली कौन सी है, दिल्ली मुंबई, दिल्ली से सीधे मुंबई लगभग 1385 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर टेलगो ट्रेन चलाई जाएगी, और इसकी रफ्तार कितनी होगी, 150 किलोमीटर रखी गई पर घंटे, एक घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और ये 2016 के अंत तक शुरू करने की योजना है।
दोनों स्टेशनों के अतिरिक्त ये कहाँ पे रुकेगी? दोनों स्टेशन का मतलब दिल्ली और मुंबई के अतिरिक्त केवल राजस्थान के कोटा में रुकेगी। कोटा में एक स्टॉपेज होगा और उसके अलावा कहीं भी इसका स्टॉपेज नहीं है। दिल्ली से चलती है, कोटा में स्टॉपेज होता है और कोटा के बाद में सीधे मुंबई जाकर रुकती है। ट्रायल जो है 2016 में इसका ट्रायल भी पूर्ण हो चुका था और ये वर्तमान में संचालित हो चुकी है। दूसरी जो वोल्गो टेल्गो ट्रेन है, मथुरा और पलवल। मथुरा पलवल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ भी इसी दौरान किया गया था और ये मथुरा से लेकर के पलवल जो है, अभी पलवल वाला जो क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के जस्ट पास में स्थित है, तो यहाँ इसका संचालन किया गया था पलवल तक। मथुरा पलवल 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। नेक्स्ट है भारत में बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद रेल, अहमदाबाद गुजरात में, तो मुंबई से अहमदाबाद यानी गुजरात रेल मार्ग के बाद सरकार ने दिल्ली से 3 और शहरों तक बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। जब मुंबई और अहमदाबाद के मध्य ये सफलतम रहा ये संचालन, तो उसके बाद सरकार ने दिल्ली से 3 और शहरों को इससे जोड़ने की योजना बनाई। दिल्ली से लखनऊ 506 किलोमीटर की यात्रा, दिल्ली से लखनऊ 506 किलोमीटर की यात्रा मात्र 1 घंटा 45 मिनट में तय होगा। बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो देखो कि 1 घंटे 45 मिनट में 506 किलोमीटर की दूरी तय होगी, दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय हो जाएगी। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो हमारे जो वाराणसी एक्सप्रेस चलती है बनारस, वो लखनऊ तक पहुंचाने में करीबन 13 घंटे का टाइम लेती है। दिल्ली से अगर उसमें बैठकर लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ तक पहुंचने में 13 घंटे लगते हैं और ये जो भारत में बुलेट ट्रेन का संचालन जो किया जाए उसमें 1 घंटे 45 मिनट में दूरी तय की। फिर दूसरा दिल्ली से वाराणसी 782 किलोमीटर, दिल्ली से वाराणसी दिल्ली 782 किलोमीटर की यात्रा कितने में? 2 घंटे 40 मिनट में तय होती है। ये जो दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से फिर इसके बाद में वाराणसी, ये 506 किलोमीटर है, ये 782 किलोमीटर है। 2 घंटे 40 मिनट में दूरी तय होगी। अनुमानित खर्च लगभग इसके ऊपर जो खर्च होगा वो 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रेल मार्ग को संचालित करने के लिए सरकार को 43,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर ये संचालित होगी। नेक्स्ट है दिल्ली कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता के बीच यानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच में 1513 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 56 मिनट में तय होगी और इसका अनुमानित खर्च जो है वो 84,000 करोड़ रुपए होगा। अगर इन सभी मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाई जाती है तो बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए उसके संपूर्ण जो खर्च होगा केवल इस एक मार्ग पर वो 84,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण बुलेट ट्रेन और चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। इसके बाद में मुंबई अहमदाबाद में संचालित करने के बाद में देश का पहला रेल विश्वविद्यालय, रेल से संबंधित एक यूनिवर्सिटी भी खोली गई। तो वडोदरा गुजरात में स्थापित करने की 25 फरवरी 2016 रेल बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि देश गुजरात में पहला रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विश्व विरासत में भारतीय रेल यानी विश्व विरासत जो है उसके अंतर्गत भारतीय रेलवे को कहाँ स्थान मिला है? तो माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में ये माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्रों में भी रेलवे का संचालन किया गया। दार्जिलिंग से हिमालय, जो हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र में ये 1999 में हमारे रेलवे का स्थापित किया गया था। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र 2005 में शामिल किया गया, इसको भी रेलवे में जोड़ दिया गया। और कालका शिमला रेलवे 2008 में इसको भी, यानी जो पर्वतीय जो क्षेत्र थे उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या है रेलवे का संचालन होने लगा है। दूसरा है फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, भारतीय रेल की अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगर, वही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो सड़क मार्ग में अपन ने पढ़ा था वो सेम वही चीज है कि फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगरों को आपस में देश के 4 महानगरों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का परिचालन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे परियोजना, देश का समृद्ध पश्चिमी तटीय प्रदेश 26 जनवरी 1998 तक रेल सेवा से वंचित था। उबड़ खाबड़ धरातल जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियों की घाटियों को रेल मार्ग बनाना
नामुमकिन सा था। भारतीय इंजीनियरों ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया। ये मार्ग मुंबई के निकट रोहा से मैंगलोर तक, कर्नाटक तक 760 किलोमीटर लंबा है। मार्ग में 2000 पुल, 100 2000 पुलों में 179 तो बड़े और 91 सुरंगें। एक सुरंग तो 6.5 किलोमीटर लंबी है। सुरंग का मतलब पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी के अंदर से खोद करके निकाला गया था। पहाड़ी के अंदर से खोद करके निकाला गया था। शरावती नदी पर 2065.8 मीटर लंबा है। दूसरा है मेट्रो। आज अपन देख ही रहे कि मेट्रो का विकास धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। भारत में मेट्रो का रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो का प्रारंभ किया गया था। और इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, ये सभी जगह मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। तो ये द्रुतगामी यानी तीव्र गति से चलने वाला मार्ग है सिटी के अंतर्गत। मोनोरेल। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ की गई थी। तो ये अपना रेलवे वाला पार्ट कंप्लीट। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। अभी हिंदी की क्लास ज्वाइन करो बेटा। कौन से की? हाँ मैं भेज दूंगा बेटा।